जय हिंद साथियों, मैं हितेश बांगरे पुनः आपका स्वागत करता हूं तिरुपति IAS-PSC क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं MPPSC का लेटेस्ट सिलेबस। आइए जानते हैं सिलेबस की सामान्य जानकारी। ये सिलेबस की जानकारी जो है नए नए विद्यार्थियों के साथ साथ पुराने विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही लाभकारी होगी, क्योंकि सिलेबस जो है हमें वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। इसी के लिए हम लेकर आए हैं। पहला जो है आपका ये टॉपिक या सिलेबस का अध्ययन हम कर रहे हैं। इसके बाद आपकी रेगुलर क्लासेस जो हैं वो भी चालू होंगी, जिसमें आपका सबसे पहले चालू होने वाला सब्जेक्ट है MPGK या मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन। चलिए आज हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में हम बात करें, ये जो है लेटेस्ट सिलेबस है, ये राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए लागू हुआ था। अब यहाँ पर हम बात करें परीक्षा योजना, तो MPPSC जो है ये 3 चरण में होता है। जैसे कि आपको पता है, पहली परीक्षा होती है प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा चरण होता है मेंस यानी मुख्य परीक्षा, और तीसरा चरण होता है हमारा इंटरव्यू का, ठीक है, साक्षात्कार का। तो सबसे पहले हम बात करें राज्य सेवा परीक्षा के 3 क्रमिक चरण होंगे, जिसमें पहला होगा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे जो आपको OMR पर गोला भरकर लगाने होते हैं। उसके बाद हम बात करें दूसरा जो हमारा होता है दैट इज राज्य सेवा मुख्य परीक्षा या मेंस पेपर, जो 6 पेपर होते हैं, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे। फिर हम बात करें साक्षात्कार, एक एक करके देखते हैं कि किस प्रकार का ये पैटर्न होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स के पेपर की। तो प्रीलिम्स के पेपर में सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के 4 विकल्प वाले प्रश्न होंगे, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला होगा आपका सामान्य अध्ययन या GS का। उसके बाद हम बात करें प्रत्येक पेपर की रचना जो है निम्नलिखित योजना अनुसार की जाएगी। फर्स्ट पेपर जो होगा जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन का, जो 2 घंटे का आपका पेपर होगा और 200 अंक आएंगे। इसका अर्थ है कि 100 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी 200 नंबर का आपका पहला पेपर होगा। फिर हम बात करें दूसरे पेपर की, तो दूसरा पेपर जो है आपका सामान्य अभिरुचि यानी कि C-सेट का पेपर होगा। इसमें 2 घंटे का पेपर है और 200 नंबर यहाँ पर भी हैं, यानी कि प्रत्येक जो 100 प्रश्न हैं वो 2 नंबर के होंगे, तो 200 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। अब हम बात करें, यह परीक्षा केवल छानबीन या एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में ली जाती है। इसका फाइनल जो आपकी आंसरिंग या नंबर मार्किंग होती है उसमें कोई भी योगदान नहीं होता है। तो प्रीलिम्स केवल जो है मेंस तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। उसके बाद हम बात करें तो प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा हेतु उनको योग्य घोषित किया जाता है। अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में जो अंक प्राप्त होते हैं उससे ही तैयार होती है, यानी आपके मेंस के और इंटरव्यू के नंबर के द्वारा ही फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है। फिर उसके बाद दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए संभावित उत्तर जो होंगे उन्हें ABCD में वर्गीकृत किया जाएगा, जिनमें से एक सही उत्तर होगा। उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही A, B, C या D में से कोई एक उत्तर चिन्ह करे। तो इसके लिए जो है आयोग की वेबसाइट पर आपको एक OMR शीट भी मिलती है, जिसमें वो बताते हैं कि भाई गोला किस प्रकार से सही भरा जाए। फिर हम बात करें, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-2 अंक के 100 प्रश्न पत्र होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे होगी। तो अगर हम बात करें, दोनों पेपर जो हैं आपके 2-2 घंटे के होंगे और हर पेपर में आपके 100 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा और 4 घंटे आपके टोटल होंगे। यानी कि अगर मान लीजिए आपका पेपर सुबह 9 से 11 है, फिर आपको गैप मिला, फिर 12 से 2, इस टाइप से पेपर होता है। फिर आपका प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन तथा सामान्य अभिरुचि परीक्षण के विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 में दिए गए हैं। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत पूछे गए प्रश्न और उसके मॉडल उत्तरों की कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश की जाती है, जो आपको देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन पद्धति से 7 दिन के अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और अभ्यर्थी प्रति प्रश्न आयोग द्वारा निर्धारित कुछ शुल्क, जैसे कि देखिए, मान लीजिए आपने प्रीलिम्स का पेपर दिया और उसमें आपको लगता है कि ये प्रश्न जो है वो गलत है, तो पेपर होने के 7 दिन के भीतर आप उस प्रश्न का सही उत्तर या ऑफिशियल आंसर की के साथ भेज सकते हैं आयोग को। उस पर प्रश्न का कुछ चार्ज जो है आयोग द्वारा लिया जाएगा और टोटल शुल्क का भुगतान कर अन्य आपत्तियां जमा कर सकेंगे। 7 दिवस के भीतर निर्धारित अवधि के पश्चात किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति आपत्तियों पर विचार कर कार्यवाही करेगी। उसके बाद हम बात करें ऐसे प्रश्न पत्र जिनका प्रावधिक उत्तर कुंजी में विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है
और विकल्प में अन्य विकल्प सही हैं, तब प्रावधिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर जो बात चल रही है, ये प्रीलिम्स में जो बार बार प्रश्न गलत होते हैं और कई बार एक आंसर या दो आंसर होते हैं, फिर डिलीट करना पड़ता है, उन सबको लेकर ये कहानी पूरी बताई गई है। पेपर के हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी में मान्य होगा। उसके बाद ऐसे प्रश्न पत्र जिनका विकल्पों में से एक से अधिक उत्तर सही है, तो सभी उत्तरों को सही मान्य किया जाएगा। ऐसे प्रश्न जिनके दिए गए विकल्पों में से एक भी उत्तर सही ना हो, तो प्रश्न पत्र को डिलीट कर दिया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्य आवेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी और आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति या पत्र व्यवहार जो है आयोग या विशेषज्ञ समिति का निर्णय ये मान्य नहीं होगा और विषय विशेषज्ञ समिति इसका निर्णय करेगी। उपरोक्त अनुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी जो है वो अभ्यर्थियों के लिए दी जाएगी और उसका मूल्यांकन कर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो ये सारी जो कथा कहानी है किसकी है? प्रीलिम्स की। चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्त पदों की संख्या के प्रवर्गवार अधिकतम 20 गुना होगी। यानी कि मान लीजिए अगर हम एग्जांपल के लिए देखें कि 100 वैकेंसी है, तो 100 वैकेंसी का कितने गुना विद्यार्थी लिए जाएंगे, तो 100 × 20 आप कर दीजिए, यानी हो जाएगा आपका 2000 विद्यार्थी जो है अगले चरण यानी मेंस के लिए जाएंगे और उसमें भी आपका कैटेगराइजेशन जो है अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें कि समान अंक प्राप्त करने वाले अलग अलग उम्मीदवारों को भी मुख्य परीक्षा हेतु एलिजिबल घोषित किया जाएगा। केवल वे ही उम्मीदवार जिन्हें आयोग ने संबंधित विज्ञापन के अधीन परीक्षा में योग्य घोषित किया है, वही अगले लेवल पर यानी मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। और मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक यानी कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 40% है, बट 40% में होगा नहीं सिलेक्शन। सिलेक्शन कितने में होगा? सिलेक्शन जो हर बार कट ऑफ जाता है उसके आधार पर होता है। तो कैटेगरी वाइज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से सामान्य कमजोर वर्ग एवं निशक्तजन श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम जो एलिजिबल अंक है वो 30% होंगे। फिर हम बात करें विशेष क्या है, तो सेकंड प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके नंबर जो हैं वो जोड़े नहीं जाते। लेकिन फॉरेस्ट जो सर्विस वाले एग्जाम हैं जैसे कि रेंजर और ACF, उनके लिए इस पेपर के नंबर भी जोड़े जाते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम हेतु गुणानुक्रम निर्धारण में शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम भी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के उसके सिलेबस के अनुसार है, इसलिए राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची पहले और दूसरे दोनों पेपर के प्राप्तांकों को जोड़कर तैयार की जाएगी। आसान भाषा में बात करें तो जो आपका प्रीलिम्स का GS1 का पेपर है वो जो है जैसे कि फॉरेस्ट वाले में दे कौन सकता है, तो जिन विद्यार्थियों का साइंस विषय है या गणित और बायोलॉजी है वो विद्यार्थी जो है फॉरेस्ट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और उनके अगर दोनों पेपर में अच्छे मार्क्स हैं, ये GS में भी और C साइड में, तो वो विद्यार्थी जो है फॉरेस्ट की मुख्य परीक्षा भी दे सकते हैं। अब आते हैं हम राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 में। पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं हम प्रीलिम्स की, तो इसका सिलेबस क्या है? फर्स्ट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, यानी कि हिस्ट्री, लिटरेचर एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। फिर इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से बिंदु पढ़ना है, तो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं यानी स्पेशल इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ MP और प्रमुख राजवंश, यानी कि इसमें हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो राजवंश हैं उनको पढ़ना है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है उसमें मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रही वो, और तो स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। उसके बाद हम बात करें मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, यानी जो आर्ट एंड कल्चर है मध्य प्रदेश का, उसे भी आपको यहाँ पे बताना है। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, ट्राइब्स हो जाएंगी हमारी, और उनके जो डायलेक्ट्स हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कला, लोक साहित्य यानी फोक आर्ट, फोक आपका लिटरेचर है ना, और यहाँ के रीजनल जो फेस्टिवल्स हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, तो साहित्यकार में आपका आ जाएगा लिटरेचर जो है और उनके बारे में किताबें जैसे माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, और भी जो हमारे मध्य प्रदेश के हैं लेखक। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, तो इसमें आपका आ जाएगा धार्मिक में चाहे महाकालेश्वर हो या फिर जो भी मंदिर हैं या जो हमारा भीमबेटका है, खजुराहो है, ये सारे जो भी स्थल हैं इनकी बात की जा रही है। फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व,
तो जो ट्राइबल हमारे लीडर्स हैं या जनजातीय व्यक्तित्व हैं, चाहे वो टंटिया मामा हो या फिर आपका शंकर शाह हो, रघुनाथ शाह हो, इस प्रकार के और भी हैं, दुर्गावती हो। आगे आ जाए तो ये हो गया मध्य प्रदेश का इतिहास। यूनिट 1 हमारी क्या कहती है, हिस्ट्री एंड कल्चर लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। फिर आते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 की बात करें तो इसमें आता है आपका मध्य प्रदेश का इतिहास, भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं व उनके प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थाएं। आसान भाषा में बात करें तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री जो है इसमें शामिल है, जिसमें हम बात करें तो पाषाण युग, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद मौर्य काल, मौर्य काल के बाद गुप्त काल, और उसके अलावा सातवाहन, शुंग, ये सारी जो डायनेस्टीज हैं ये आ जाएगी आपके एंशिएंट वाले काल में। फिर 707 से लेके जब आपका 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होगा, उसके बाद से लेके मध्यकाल तक की जो बात होगी, जिसमें आप मध्यकाल में पूरा सल्तनत काल ले सकते हैं, मुगल काल ले सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा मराठा वाला काम आ जाएगा। तो ये सारा जो पॉइंट है आपका प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकाल का एक साथ ले लिया गया। अब हम बात करें इनकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं, तो उसमें भाई जैसे बलबन है या कोई भी है, उसमें जो समस्याएं या फिर उनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई इस चीज को क्या कहते हैं, इस प्रकार की चीजें हैं। फिर है 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। यहाँ अलग से जब लिखा है आपका सोशल, यहाँ सामाजिक और धार्मिक यानी सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट के बारे में लिखा है, तो इसे विशेष तौर पर देखना, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद हम देखें स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन जो है, ये 1857 की क्रांति और 1947 तक जितने भी नेशनल इवेंट हुए, चाहे इसमें आपका कांग्रेस की स्थापना हो या फिर 1905 का बंगाल विभाजन हो, मॉर्ले मिंटो एक्ट हो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम हो, 1935 का अधिनियम हो, या फिर चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, रॉलेट एक्ट हो, साइमन कमीशन, इस प्रकार के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, वो हमें पढ़ना है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, तो ये जो टॉपिक है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट, ये भी आपको देखना है कि भाई किस प्रकार से भारत में राज्यों का गठन हुआ है ना, क्या स्थिति थी, किस प्रकार 565 रियासतों का विलय किया गया, कौन कौन सी शर्तें थी, कश्मीर की क्या मुद्दा था, और भी जो अन्य राज्य हैं, सिक्किम है, ठीक है, कौन कौन से केसेस इनसे रिलेटेड हैं, ये सारी चीजें। फिर आते हैं हम मध्य प्रदेश के भूगोल पर। हमारा जो यूनिट 3 है दैट इज जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए एमपीपीएससी है तो मध्य प्रदेश का रोल बहुत ज्यादा रहना स्वाभाविक सी बात है। अब हम बात करें मध्य प्रदेश का भूगोल जो है, मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियां, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं इसमें आती हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करें तो इसमें आएगा आपका क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, और उसके बाद मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन। इससे आपका 2 से 4 प्रश्न हर वर्ष देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें पहाड़ी पूछ लेगा कोई से आपसे कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, कौन सी सर्वोच्च पहाड़ी है, किसमें किस प्रकार की वर्षा होती है, कम वर्षा, ज्यादा वर्षा, सूखा एरिया, वनों के प्रकार, है ना। तो प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन इसमें आ जाएगा आपका नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज। फिर मध्य प्रदेश में परिवहन यानी आपका ट्रांसपोर्ट इन मध्य प्रदेश। फिर आएगा मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। फिर उसमें आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि पर आधारित उद्योग, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर। फिर आगे आ जाए, चौथी हमारी यूनिट है भारत एवं विश्व का भूगोल, यानी आपका जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो देखिए इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत क्या क्या, भौतिक भूगोल। अब जब हम देखेंगे तो इसमें आपका फिजिकल जियोग्राफी वाला जो पोर्शन है, इसमें हम देखते हैं भौतिक भूगोल और उसकी विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश, यानी जो उसका नेचुरल रीजन है। और उसके अलावा ये बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर एक बहुत ही छोटे टॉपिक में दे दिया भौतिक भूगोल। इसमें हमें पूरी चीजें पढ़ना है, पर्वत, पठार, वन, है ना, नदियाँ, सारी चीजें। फिर हम बात करें प्राकृतिक संसाधनों में वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी, और विशेष तौर पे मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले देखना है। फिर हम बात करें सामाजिक भूगोल की बात करें, सोशल जियोग्राफी। तो देखिए जो 12th की एनसीईआरटी, 11th और 12th की एनसीईआरटी में ये टॉपिक्स बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है। तो जनसंख्या संबंधित जनांकिकी, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, आर्थिक गतिविधियां। तो पॉपुलेशन रिलेटेड जो आपका डेटा है, डेमोग्राफी जिसे हम कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन इंक्रीज, और एज हो गया आपका, सेक्स रेशो और लिटरेसी रेट, और इकोनॉमिक जो गतिविधियां चलती हैं उन सारे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो। आर्थिक भूगोल की बात करें, इकोनॉमिक जियोग्राफी, ये भी जो है 12th का ही टॉपिक है। प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, नेचुरल एंड जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, लाइक उद्योग, यातायात के साधन, ठीक है, भारत में यातायात के साधन क्या हैं, तो किस प्रकार दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है, सबसे लंबी एयरवेज है या वाटरवेज है, ये सारा जो है क्लास 12 की जियोग्राफी में दिया गया है।
फिर है आपका विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां और पर्वत। तो इसमें जो है जैसे कि आपका कोई भी अभी चर्चा में रहा हो, स्वेज नहर है, काला सागर है, ठीक है, या फिर हम बात कर लें कि भूमध्य सागर है, ठीक है, फाइव ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इस प्रकार का जो भी है, लेक विक्टोरिया कहाँ पर है, ठीक है, टंगानिका लेक कहाँ पर है, बैकाल झील कहाँ है ना, इस प्रकार की, चाहे वो वर्ल्ड की हो या इंडिया की हो, उनसे भी प्रश्न बनते हैं। फिर हम बात करें विश्व के प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, अल्फा अल्फा क्या है, एक प्रकार की घास है, फॉरेस्ट किस प्रकार का है, फॉरेस्ट में पाई जाने वाली ट्राइब कौन सी है, किस एरिया या वर्ल्ड के किस कॉन्टिनेंट में जो है कहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है, कहाँ पर किस प्रकार के वन हैं, उष्णकटिबंधीय वन या सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पर है, ठीक है, सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ है, तो अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट और उनमें पाई जाने वाली ट्राइब, विशेष प्रकार की फसलें, जीव जंतु, उनके बारे में। फिर हम बात करें परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यानी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये भी हमारा जो है क्लास 12 का ही टॉपिक है एनसीईआरटी का, तो इन सारे टॉपिक्स को भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिर हम बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 जो है ये दो भागों में बटी हुई है, ए एंड बी। इसमें देखें, आ में जो है आपका राज्य की संवैधानिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की बात की गई है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था जिसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन। तो यहाँ पर स्पेशली जब मेंशन है पंचायती राज और नगरीय प्रशासन, यानी संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची और संविधान संशोधन की बात करें तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हमें विशेष तौर पर पढ़ना है। उसके अलावा जो है जैसे हम पॉलिटी पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो स्टेट की पॉलिटी ऑलरेडी कवर हो जाती है, लेकिन विशेष तौर पर राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और खासकर सीएम की लिस्ट, राज्यपाल की लिस्ट और विधानसभा अध्यक्षों की जो लिस्ट होती है उनसे भी प्रश्न बनते हैं। फिर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कैसे लागू हुई, कौन ने लागू किया, तो पंचायती राज का एक पूरा चैप्टर इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। फिर राज्य की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो जनांकिकी है यानी डेमोग्राफी है और जनगणना से संबंधित प्रश्न आते हैं इसमें कि भाई सर्वाधिक एसटी वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक एससी वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम एसटी, न्यूनतम एससी 3 जिले कौन से, साक्षरता के 3 जिले कौन से हैं, ठीक है, लिंगानुपात वाले, शिशु लिंगानुपात वाले, ये सारे टॉपिक इसके अंतर्गत हम जनगणना में मध्य प्रदेश की जनगणना को विशेष तौर पर देखेंगे। फिर हम बात करें मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में जो है किस प्रकार के सोर्सेज अवेलेबल हैं, कैसे हम इसका आर्थिक विकास हुआ है और आगे कैसे संभव है, इसके बारे में। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, टेक्सटाइल है या फिर आपका खनिज उद्योग है, ये सारे के बारे में भी हमें चर्चा करना है। फिर मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। तो इसमें हम बात करें कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, इनके कल्चर कौन से हैं, उसके अलावा इनके द्वारा राज्य की कौन सी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो जनजातियों और जातियों से संबंधित हैं, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। फिर आगे आ जाते हैं हमारा यूनिट 6 जो है भारत का संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था। इसमें जो है इंडियन पॉलिटी की बात की है जिसमें आपको शुरुआत करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 से, यानी कि आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आपको शुरुआत करनी है। फिर संविधान सभा के बारे में जिक्र करना है, इसी के तहत आप इसी के बैकग्राउंड के लिए आप क्या कर लोगे, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन की बात कर लोगे और कैबिनेट मिशन के फलस्वरूप आप संविधान सभा पे आ जाओगे, संविधान सभा की समितियां और उससे रिलेटेड प्रश्न। फिर हम बात करते हैं संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो वही पॉलिटी, बेसिक पॉलिटी है जिसमें आपके आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट हो जाएंगे। फिर आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A या पार्ट 4A में, डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 में आ जाएगी आपकी पार्ट 4 में। संवैधानिक संशोधन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाते हैं, चाहे हमारा पहला हो, उसके अलावा 52वां संविधान संशोधन हो, 73वां हो, 74वां हो और या लेटेस्ट वाले 103, 4, तो इस प्रकार से आपको इन्हें देखेंगे हम। फिर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन से अधिकार हैं, वो सारी चीजें भी हमें देखना है। फिर हम बात करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, और ये जो है इकोनॉमिक्स की बात की गई है जिसमें आपको परिभाषाएं, जैसे हम बात करें कि भाई बेरोजगारी की परिभाषा या बेरोजगारी के प्रकार क्या होते हैं, है ना, इस टाइप से। और विदेशी में आ जाए तो रिजर्व बैंक, आरबीआई को बहुत डिटेल में देखना है। नेशनलाइज्ड बैंक कौन से, तो एक लिस्ट दी होती है लूसेंट में बॉक्स में बनी हुई कि नेशनलाइज्ड या राष्ट्रीयकृत बैंक कौन से हैं, सेबी, एनएसई, गैर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, है ना, एनबीएफसीज क्या है। तो बेसिक इकोनॉमिक जो होती है बेसिकली उसको हमें यहाँ पर देखना है।
फिर हम बात करें विज्ञान एवं पर्यावरण यानी साइंस एंड एनवायरनमेंट की, तो साइंस एंड एनवायरनमेंट में विज्ञान के मौलिक सिद्धांत यानी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, उसके अलावा भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा करना है, जो हमारे जैसे कि ये मेंस का भी टॉपिक है, प्री का भी, भाई DRDO है, इसरो है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ संस्थान है, इनके मुख्यालय कौन है, इनके चीफ कौन है वर्तमान में, ये ऐसे प्रश्न है। और अभी हाल ही में किसी चीज़ का अगर इसरो या किसी ने वो किया है, लॉन्चिंग की है, तो उसके बारे में डिटेल। फिर आ जाते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र यानी आपका इकोलॉजिकल सिस्टम, कि भाई जल में जो है वो किस प्रकार का तंत्र बनता है, वायु में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। फिर हम बात करें पोषण आहार एवं पोषक तत्व, तो इसमें न्यूट्रिशन आ जाएगा आपका, और उसके अलावा न्यूट्रिशनल जो एलिमेंट्स हैं, मानव शरीर की संरचना, मानव शरीर की संरचना में हम देखेंगे भाई कि मस्तिष्क की संरचना क्या है, हृदय की संरचना क्या है, ठीक है, तो पूरा शरीर हम देखेंगे भाई, जो हड्डियां हैं पूरी हड्डियां, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, इस प्रकार से पूरा शरीर की संरचना को समझेंगे। फिर एक कृषि उत्पाद तकनीक की बात करें तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो आपकी टेक्निक है। फिर एक खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। देन हमारा स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी हेल्थ पॉलिसी एंड हेल्थ प्रोग्राम्स मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन से चलाए जा रहे हैं विशेष तौर पर, ठीक है, उसे देखेंगे। फिर है अपना प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, यानी कि आपका पॉल्यूशन हो जाएगा, नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट। तो NDA में जैसे अभी प्रश्न आया था मेंस में भी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या DMI, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट भोपाल में, तो इस प्रकार के प्रश्न इससे बनते हैं। अब यूनिट 8 की बात करें, यूनिट 8 हमारी कौन सी है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, या साधारण भाषा में कहें तो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर क्या कहता है हमारा, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान, यानी कि जो अभी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज और उनके प्लेसेस हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के यदि कोई चर्चा में रहा हो, जैसे कि मान लीजिए अभी अर्जुन अवार्ड और जो राष्ट्रीय अवार्ड बांटे गए, उसमें मध्य प्रदेश के किन खिलाड़ियों को जो है राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुए, है ना, उनके बारे में आपको अभी करंट अफेयर में ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम महत्वपूर्ण घटनाएं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात कर लेते हैं। फिर भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कारों की भी हम चर्चा करते हैं। फिर हम बात करें जिसमें आपका मध्य प्रदेश के खेल और उससे रिलेटेड आ जाएंगे अवार्ड्स, ठीक है। फिर आएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि आपका कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यूनिट 9। इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी आपका इलेक्ट्रॉनिकी पढ़ना है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न देखने हैं। फिर है रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। तो आजकल जो है इस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, चाहे रोबोटिक्स हो या आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर सिक्योरिटी। ई गवर्नेंस जो है आपका गवर्नेंस का ही एक भाग है। फिर इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में, खासकर याहू क्या है, गूगल क्या है, सर्च इंजन क्या है, ठीक है, वायरस के नाम क्या है, तो ये बार बार प्रैक्टिस किए जाने वाले प्रश्न हैं। ई कॉमर्स और ई कमर्शियल वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, जिसमें आपका ये पूछते हैं कि भाई C2C वेबसाइट कौन सी है, B2C कौन सी है, B2B कौन सी है, इस प्रकार के प्रश्न आपको समझना पड़ेगा पहले कंसेप्ट, ठीक है। फिर हम बात करें राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेचुटरी बॉडीज कौन सी हैं, उनके बारे में देखें। तो कुछ आयोग जो है स्पेशली मेंशन किए गए, इन आयोग को तो हमें बहुत ध्यान से देखना है। जैसे भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की है, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट यानी मध्य प्रदेश की, फिर संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, MPPSC, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग यानी SC एंड ST कमीशन, या आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन। फिर है पिछड़ा वर्ग आयोग यानी आपका बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, सूचना आयोग, इंफॉर्मेशन कमीशन, सतर्कता आयोग यानी आपका CBC हो जाएगा, विजिलेंस कमीशन। फिर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT। फिर आएगा हमारा खाद्य संरक्षण आयोग, यानी आपका ये खाद्य संरक्षण फूड प्रोटेक्शन से आ जाएगा। ये सारे कमीशन जो है हमारे किस में दिए हुए, प्रीलिम्स में दिए हुए आयोग है, जिनको आपको जो है यूट्यूब पर इसके निःशुल्क क्लासेस मिलेंगी, और इससे रिलेटेड प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए वो भी हम देखेंगे। अब सेकंड पेपर का सिलेबस और देख लेते हैं, क्या कहता है हमारा सेकंड सिलेबस। तो जो सेकंड पेपर था दैट इज प्रीलिम्स का ही है, ये CSET या सामान्य अभिरुचि परीक्षण की हम बात कर रहे हैं। क्या कहता है सामान्य अभिरुचि का पेपर, तो ये जो है बोधगम्यता यानी आपका जो है बोधगम्यता, इससे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद है संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, और इंटरपर्सनल जो आपकी स्किल होती है, उससे प्रश्न इसमें बनते हैं, है ना। फिर है तार्किक कौशल यानी रीजनिंग आती है, जनरल रीजनिंग, सामान्य रीजनिंग और विश्लेषणात्मक क्षमता, ठीक है, एनालिसिस, निर्णय लेना और
समस्या समाधान यानी डिसीजन मेकिंग भी आता है इसमें, सामान्य मानसिक योग्यता यानी जनरल एबिलिटी आती है, मेंटल एबिलिटी, आधारभूत संख्या यानी बेसिक जो है मैथमेटिक्स भी इसमें आती है 10वीं कक्षा स्तर की, जिसमें आपका चार्ट, ग्राफ, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि जो है ये इसमें पूछे जाते हैं। बेसिकली बात करें तो 10 से 15 नंबर की मैथ्स आती है, 70 तक बहुत आराम से सभी से बन जाते हैं प्रश्न। जिन बच्चों का मैथ साइंस है या बायो है, जो साइंस स्ट्रीम के हैं, उनके लिए प्रश्न पत्र को थोड़ा बहुत पढ़ना आवश्यक है। अन्य लोग जो है इसमें बहुत आसानी से पास सभी हो जाएंगे और ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का ही है। फिर हम चर्चा करें आगे हिंदी भाषा में बोधगम्यता एवं कौशल, यानी कुछ प्रश्न जो है हिंदी के भी रहेंगे, जैसे पर्यायवाची या समास अलंकार, इस टाइप के प्रश्न। फिर हम बात करें 10वीं कक्षा के स्तर की हिंदी भाषा के बोधगम्यता कौशल से संबंधित प्रश्नों का परीक्षण प्रश्न पत्र में केवल हिंदी भाषा के उद्धरण के माध्यम से किया जाएगा, अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराए बिना किया जाएगा। यानी कि ये जो हिंदी के प्रश्न हैं वो हिंदी में ही पूछे जाएंगे, अंग्रेजी में इसका अनुवाद नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं मुख्य परीक्षा पर या मेंस परीक्षा की ओर। यही सिलेबस जो है आपका इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। ये हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो अब आगे आ जाते हैं हम अगले पेपर की ओर। ये आपका प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस है। अब आते हैं हम राज्य सेवा मुख्य परीक्षा योजना पर, यानी कि मेंस के पेपर की ओर। तो मेंस का परीक्षा योजना या पेपर क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मेंस का जो पेपर है आपका राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में निम्न अनुसार 6 प्रश्न पत्र होंगे और ये सभी प्रश्न पत्र क्या हैं, अनिवार्य हैं। इन प्रश्न पत्रों की अगर हम चर्चा करें किस प्रकार ये पेपर होते हैं, तो इस पेपरों की हम बात करें, पहला पेपर आपका होता है GS1 या सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, जिसमें इतिहास और भूगोल जो है वो आता है। 3 घंटे का पेपर होता है, 300 पूर्णांक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप इसे लिख सकते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 2 कहलाता है, जिसमें राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जो है ये नए सिलेबस में ऐड हुआ है। राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र है, 3 घंटे का पेपर है, 300 नंबर का आता है, हिंदी एवं अंग्रेजी में ये आता है। फिर हम बात करें तृतीय प्रश्न पत्र, जिसे साइंस एंड टेक कहा जाता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये सबसे टफ भी पेपर होता है, क्योंकि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। 3 घंटे, 300 मार्क्स, हिंदी और इंग्लिश में आप इसे दे सकते हैं। चौथा पेपर जो है ये एथिक्स का कहा जाता है, GS4 भी कह देते हैं हम इसे, जिसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, यानी आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें, उसके अलावा आपका आ जाता है क्या, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान इसमें आता है। 200 नंबर का यह पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर है और उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये होता है। फिर हम बात करें पांचवा पेपर, जो हमारा पेपर 5 है, वो किस सब्जेक्ट का होता है, वो हिंदी सब्जेक्ट का हमारा पेपर है, पेपर 5, और ये हिंदी और इसमें व्याकरण आती है, 200 नंबर का पेपर है और ये केवल और केवल हिंदी भाषा में ही हो सकता है। फिर हम बात करें पेपर 6 की, तो पेपर 6 जो है आपका ये किसमें होता है, पेपर 6 आपका हिंदी निबंध का पेपर होता है और इसमें जो है प्रारूप लेखन भी होता है, यानी कि इसमें टिप्पणी लेखन, ये सारी चीजें होती हैं। 2 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का पेपर होता है, हिंदी भाषा में जो है ये पेपर होता है। फिर इसके बाद हम चर्चा करें कि मेंस क्या होता है, तो ये पेपर हो गया। अब इसके बाद साक्षात्कार होता है 175 का, अगर हम इसके नंबर जोड़ लें तो 3 या 900 और ये 5 हो गए आपके 1400 नंबर। 1400 में 175 अगर हम जोड़ें तो 1575 आपके होते हैं कुल अंक। 1575 में से जो अंक आप प्राप्त करते हैं उन्हीं के आधार पर मेरिट बनती है और आपको पोस्ट का एलोकेशन होता है। उसके बाद हम बात करें कि इसको डिटेल में देखें कि भाई किस प्रकार से जो मेंस का सिलेबस है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक। तो सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पत्र हैं उसमें पूर्णांक 300 है, समय 3 घंटे का है, लेकिन जो पेपर है आपका वो सेक्शन ए और सेक्शन बी यानी कि खंड अ और खंड ब में बटा हुआ होगा। किस प्रकार का पेपर होता है, प्रत्येक खंड में 150 अंक होते हैं, उसके अतिरिक्त जो है ये 5 यूनिट्स में बटा हुआ होता है। जो हर सेक्शन है वो कितने यूनिट में होगा, 5 यूनिट में, तो जिसमें 3 आपके अति लघुत्तरीय, 2 आपके लघुत्तरीय और उसके अलावा एक जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें हम बात करें तो यहां पर जो है आपका, यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करें आसान भाषा में आपको समझाने के लिए, देखिए 1 यूनिट से 3 यानी कि 5 यूनिट से 3 मार्कर जो है वो कितने आएंगे आपके, 3 मार्कर आएंगे 15 प्रश्न, कितने
3 मार्कर प्रश्न जो आएंगे आपके वो आएंगे 15, ठीक है, मार्क्स हो गए आपके 45। फिर हमसे कह रहा है कि 2 लघु उत्तरीय, यानी कि आपका 5 यूनिट से कितने हो गए आपके, 5 यूनिट से हो गए 10, 5 नंबर वाले हो गए आपके कितने, 10 क्वेश्चन 50। अब आपसे कह रहा है कि भाई एक दीर्घ उत्तरीय 1 यूनिट से यानी 5 से कितने, 5 प्रश्न हो गए 11 नंबर के, ठीक है, 11 नंबर के 5 प्रश्न, टोटल हो गए 55 यानी कि 150। सेक्शन ए से आपका जो है कितने आ गए, 150 नंबर, और सेक्शन बी से जो है आपके कितने आ गए, 150 नंबर, यानी कि टोटल 300 नंबर का एक पेपर है जो 3 घंटे में होगा। और लेकिन ये कुछ इस प्रकार से बटा हुआ होगा, ठीक, ये बात आपको समझ में आई। अब उसके बाद हम चर्चा करें कि जो इसके आगे अगर हम चर्चा करें कि प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उसके लिए एक 3 अंक का तथा लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक और दीर्घ उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 11 अंक का जो है पूर्णांक दिया गया है। उसके बाद हम बात करें इस प्रकार प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक कितने होंगे, यानी 1 यूनिट से 3 नंबर का, तो 5 यूनिट से 150 नंबर के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो दोनों यूनिट से 150 नंबर हो गया, यानी एक पेपर 300 नंबर का है। और जो 3 मार्कर प्रश्न है उसकी शब्द सीमा 10 शब्द होंगे, यानी आपको 3 मार्कर के लिए कितना लिखना है, मात्र 10 वर्ड्स या 10 शब्द लिखना है। उसके बाद एक जो 5 मार्कर प्रश्न था उसके लिए आपको 50 शब्द यानी कि 5 से 6 पंक्ति आधा पेज के बराबर लिखना है। फिर उसके बाद हम बात करें एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि जो फुल 11 मार्क्स का प्रश्न है उसके लिए आपको 200 शब्द यानी कि एक पेज जो रहता है वो आगे और पीछे से लिखना है। तो अगले वीडियो में हम आपको एमपीपीएससी मेंस की जो है कॉपी भी दिखाएंगे कि किस प्रकार की कॉपी होती है और लिखना किस प्रकार होता है, ठीक। इसके बाद हम आगे चलें, अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर जो होगा, सेम पैटर्न है, सेम ए और बी सेक्शन रहेंगे, वही क्वेश्चन की मार्किंग है। तो पैटर्न तो आपका पेपर 1, 2, 3 तीनों में जो है वो सेम रहेगा। जबकि पेपर 4 की अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें नंबर अब जो है वो 200 हो गए, कम हो गया, तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें जो है आपका ये भी 5 यूनिट में डिवाइडेड है, 5 अति लघु उत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय होंगे। इनकी अगर हम बात करें तो प्रश्नों की संख्या आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा भी की जा सकती है, ठीक है। प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक तथा लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक, यानी कि यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है नंबर्स का वो चेंज कर दिया जाएगा आपका बाकी 3 पेपर की तुलना में, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये जो पेपर है आपका ये 200 नंबर का रहेगा, कुल पूर्णांक 200 होंगे, ठीक है। इसमें आएगा क्या क्या आपका, तो इसमें जो एक केस स्टडी भी आएगी, उसके लिए आपको रिव्यू भी लिखना है और इसका पूरा डिटेल सिलेबस अभी हम आगे देखते हैं। अगले पेपर की बात करें तो अगला पेपर है हमारा सामान्य हिंदी और व्याकरण का, जिसमें 200 नंबर टोटल है, 3 घंटे का समय मिलेगा। इसमें हिंदी और व्याकरण है और इसमें भी सेम जो है आपका कुल लघु उत्तरीय प्रश्न 25 होंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें 2 उप प्रश्न होंगे जिनका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसमें टोटल जो है 15 अंक होंगे, ठीक है। हिंदी से अंग्रेजी के 20 अंक और अंग्रेजी से हिंदी के 15 अंक होंगे। इस प्रकार अनुवाद केवल 35 अंक का। तो हिंदी के सिलेबस में ये भी होगा। और 4th पेपर में हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा, जिसमें संधि, समास, विराम चिन्ह इत्यादि से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल अंक 20 होंगे, ठीक है। संधि, समास, विराम चिन्ह इत्यादि। फिर उसके बाद 5वां प्रश्न पत्र प्रारंभिक व्याकरण शब्दावली से संबंधित होगा, इसमें कुल अंक 20 होंगे। तो इस टाइप से ये जो पूरा पेपर क्लासिफाई किया जाएगा, ठीक है। अंकों का संक्षेपण भी किया जाएगा। ये आपका पेपर 5। 6वां पेपर जो है 100 नंबर का रहेगा और ये केवल निबंध हिंदी में लिखना है, निबंध और प्रारूप लेखन। प्रारूप लेखन में आपका शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, टिप्पण लेखन, ये सारी चीजें जो है उसमें देखने को मिलती है। फिर हम बात करें पेपर फर्स्ट जो है ऐसे का होगा, जिसमें किसी एक विषय पर 1000 शब्दों में निबंध लिखना होगा, वो भी हिंदी भाषा में। प्रश्न में जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन सा निबंध लिखना है। यह प्रश्न 50 अंकों का होगा। और प्रश्न 2 जो है आपका ये द्वितीय निबंध होगा, जो 500 शब्दों में होगा, यह भी निबंध हिंदी में होगा। ये समसामयिक विषय पर होगा, यानी कि करंट अफेयर पर बेस्ड होगा और ये 500 शब्दों में 25 अंकों का ये प्रश्न होगा। इसके बाद हम बात करें जो आपका तीसरा टाइप है, जिसमें 250 शब्द में आपको 2 प्रारूप लिखने होंगे, यानी कि वही जो आपका पैटर्न दिया गया है, 25 अंकों का होगा। इसके बाद प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा की जा सकती है। इसके बाद हम बात करें मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना है,
जबकि SC ST व अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निःशक्त जनों के लिए जो योग्य या नंबर है कितने 30% है। फिर हम बात करें राज्य सेवा मुख्य परीक्षा से साक्षात्कार हेतु पदों का 3 गुना, यानी 100 पोस्ट है तो उसके 3 गुना 300 लोगों का चयन किया जाएगा, यानी कि 20,000 अगर हमने चुने थे किसके लिए, मेंस के लिए, उनमें से 300 लोगों का चयन होगा किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। फिर उसके बाद हम बात करें आगे आ जाते हैं, ठीक है, 20 इंटू 100 किया था हमने, यानी 2000 लोगों में से अब किसका चयन होगा, 300 लोगों का इंटरव्यू के लिए। ठीक, एग्जाम्पल के लिए हमने माना था कि 100 लोग हैं भाई, 100 पद हैं, 100 पद में कितने ही लोगों ने फॉर्म भरा, मेंस के लिए कितने एलिजिबल होंगे, 2000। अब उन 2000 में से इंटरव्यू के लिए कितने चयनित होंगे, 300। उन 300 में से 100 लोगों का चयन हो जाएगा। तो राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 और उसके पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार बात करें सिलेबस की, तो मेंस के सिलेबस में जो आपका पहला पेपर है उसका हम पार्ट ए की अगर बात करें, पार्ट ए में अभी हमने देखा क्या था, इतिहास। इतिहास में इतिहास एवं संस्कृति यानी हिस्ट्री एंड कल्चर, जिसमें यूनिट 1 जो है आपकी भारतीय इतिहास, ये कहती है भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिफोर, कहाँ से कहाँ तक, हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक, यानी कि आपका फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन टू 10 AD तक। ठीक है, फिर आगे आ जाए, यूनिट 2 क्या कहती है हमारी, यूनिट 2 जो कहती है 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, यानी फ्रॉम 11 टू 18 सेंचुरी आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत आपका सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर हम बात करें मुगल शासक और उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय, यानी आपका मुगल रूलर्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पर आएगा मिक्स्ड कल्चर, ओरिजिन ऑफ मिक्स्ड कल्चर। फिर हम बात करें ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, तो भारतीय समाज पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा, कैसी संस्थाएं हमने देखी, समाज किस प्रकार का, ये सारे प्रश्न। फिर आएगा आपका यूनिट 3। यूनिट 3 जो है ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, जिसमें आपका ब्रिटिश कॉलोनी की बात की जा रही है, कृषक एवं आदिवासियों का विद्रोह, जैसे उल गुलान विद्रोह है, इस बार का प्रश्न था मोकला विद्रोह, है ना, केरल में जो हुआ था। तो इस प्रकार के विद्रोहों से लेकर आदिवासी और कृषक विद्रोह जो है प्री और मेंस दोनों में काम के हैं। फिर आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की बात करें, चाहे 1857 का रिवोल्ट हो, पुनर्जागरण इंडियन रेनेसा की बात करें, जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन यानी नेशनल फ्रीडम मूवमेंट और उसके नेतृत्व करता है इट्स लीडर। गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, यानी इंडिया ओरिजिनेटेड एज अ रिपब्लिक। उसके अलावा है आपका राज्यों का पुनर्गठन, ये तो अलग से टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का गठन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाएं, तो मेजर इवेंट्स आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंट। फिर हम बात करें यूनिट 4 की, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, तो फ्रीडम मूवमेंट इन MP। उसके बाद भारतीय सांस्कृतिक विरासत, इंडियन कल्चरल हेरिटेज, जिसमें मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में प्राचीन काल में आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, उत्सव, वास्तुकला के प्रमुख पक्ष ये देखना है, और ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। फिर हम बात करें मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल और पर्यटक, तो मध्य प्रदेश में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो 3 है, खजुराहो, सांची और भीमबेटका। 1986, 1989 और 2003 में इनको घोषित किया गया। इसी प्रकार से और अन्य स्थल भी देखना है, पर्यटन की भी बात करनी है। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, जिसमें गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया और भोपाल रियासत जो है विशेष तौर पे दी गई है, तो इन्हें हमें पढ़ना है। इसके अलावा भी और पढ़ना है, प्रारंभ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक, फ्रॉम स्टार्टिंग टू फ्रीडम, ठीक है। फिर उसके बाद वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में, मतलब वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है उन राजघरानों को हमें यहाँ पर देखना है। फिर हम अगर बात करें अगले पेपर की या पार्ट बी की, पेपर फर्स्ट का जो पार्ट बी है दैट इज जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम बात करें यूनिट 1, तो इसमें फर्स्ट है आपका विश्व का भूगोल, जिसमें प्रमुख भौतिक लक्षण जो है या फिर इंपॉर्टेंट जो फिजिकल जियोग्राफी है, इसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें और हिमनद। तो ये बात कर रहे हैं विश्व भूगोल की या वैश्विक भूगोल की। वर्ल्ड जियोग्राफी में हम देखेंगे जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियां और हिमनद देखना है। फिर प्रमुख भौगोलिक घटनाओं में भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, चक्रवात, तो इसमें कई बार मेंस में आपके प्रश्न बन जाएंगे, ज्वालामुखी के कारण क्या है, ठीक है। उसके अलावा चक्रवात कैसे आता है, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। फिर हम बात करें विश्व की जलवायु, तो वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है वो कैसे सेट होता है, जलवायु, ऋतुएं, वर्षा का वितरण, जलवायु प्रदेश, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव, ठीक है। क्लाइमेट चेंजेस क्या होते हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड
जो भी आपका ऋतुएं हैं, सीजन्स हैं, ठीक है, वर्षा का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, ये सारी चीजें, क्लाइमेट रीजन जो है वो देखना है वर्ल्ड के रिगार्डिंग में, या विश्व भूगोल है तो विश्व के संदर्भ में देखना है। फिर हम बात करते हैं भारत के भूगोल की, ठीक है, इंडिया जियोग्राफी की अगर हम बात करें या इंडियन जियोग्राफी की, तो इसका जो फिजिकल जियोग्राफी है उसमें हमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद, यानी आपका हो जाएगा इसमें माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर्स और लेक्स, और उसके अलावा ग्लेशियर्स वगैरह हमें इसमें देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेशों की, यानी आपका जो लैंड पार्ट्स हैं उनके बारे में, जैसे भारत का उत्तर का मैदान है, ठीक है, दक्षिण का भाग है, मालवा पठार, इस प्रकार की चीजें। जलवायु की बात करें तो मानसून की उत्पत्ति भारत में किस प्रकार या कहाँ से होती है, अल नीनो इफेक्ट क्या है, एल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, इसका भारत पर प्रभाव क्या है, जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण, जलवायु प्रदेश, तो ये भारत के संदर्भ में इन्हीं पॉइंट्स को देखना है। प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज, इनके टाइप्स एंड यूजेस देखना है किसके संदर्भ में, जल, वन और मृदा, यानी आपका वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल के उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कई बार पूछा जा चुका है। सेल एवं खनिज की बात करें तो जिसमें आपका आ जाएगा कि जो रॉक्स हैं, टाइप ऑफ रॉक्स भी आ जाता है, ठीक है, उसके अलावा या मिट्टी किस रॉक से बनती है, खनिज, मिनरल्स पढ़ना है। फिर हम जनसंख्या की बात करें तो इसमें वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या देखना है, यानी ये आ जाएगा आपका डेमोग्राफिक जियोग्राफी। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें, इसमें जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज के कारण क्या है, जनसंख्या वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन किन आधारों पर होता है, घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो, लिटरेसी, प्रवास यानी माइग्रेशन, ग्रामीण या माइग्रेशन की समस्याएं, रूरल एंड अर्बन जो पॉपुलेशन, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको मिलेगा 12th क्लास की एनसीईआरटी में जियोग्राफी में। फिर है आपका खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, यानी आपका फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, संभावना एवं महत्व, तो इसमें जो अपॉर्चुनिटीज और इम्पोर्टेंस है वो देखना है। उद्योगों का स्थानीयकरण यानी लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग यहीं पर क्यों स्थापित हुए उसके कारण जो है। फिर उद्योग की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएं, तो डिमांड क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रीज, मांग एवं पूर्ति श्रृंखला, वही डिमांड और सप्लाई का जो आपका मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। फिर हम यूनिट 3 की बात कर लें, मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसमें आपका प्रमुख भू आकारिकी यानी कि जियोमॉर्फिक जो जियोग्राफी है मध्य प्रदेश के बारे में विशेष संदर्भ में पढ़ना है, जिसमें नर्मदा घाटी, मालवा पठार की विशेष संदर्भ में। फिर हमारा प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु, नेचुरल वेजिटेशन एंड क्लाइमेट की बात की जा रही है। मृदा में बात करें तो मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण, यानी आपका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो फीचर्स हैं सॉइल के, वो देखना है। फिर आपका मृदा प्रसंस्करण यानी आपका सॉइल प्रोसेसिंग और मृदा निर्माण कैसे होता है, मृदा क्षरण कैसे होता है, हास की समस्याएं, यानी कि सॉइल से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हमें यहाँ पर क्लासिफाइड करना है। फिर उसके बाद समस्याग्रस्त मृदा और उसके परिष्कार के तरीके, इसमें जो है सबसे प्रमुख हमारे यहाँ मृदा की बात जब आएगी तो चंबल रिवर वैली की बात आएगी, ठीक है, अवनालिका अपर्दन या गली इरोजन की हम चर्चा करते हैं। फिर उसके संरक्षण या मृदा संरक्षण कैसे हम कर सकते हैं, प्लानिंग उसके लिए हमें बताना है, ठीक है। तो उसी के लिए एक संस्थान है वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो भोपाल में है, वाल्मी, उसके भी यहाँ पर भूमिका हमें बतानी होगी। फिर हम बात करें कि जल ग्रहण तरीके के आधार पर मृदा का संरक्षण कैसे किया जाएगा। फिर है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन यानी मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उनका किस प्रकार जो है हम उपयोग कर पाते हैं विद्युत में या फिर खनिज में। उसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख उद्योगों की, तो कृषि उत्पाद, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, वन एवं खनिज आधारित उद्योगों की। फिर है हमारा राज्य की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, उसमें भी जो हमारी संकटग्रस्त या आपदाग्रस्त जनजातियां हैं उनके बारे में हमें विशेष तौर पर पढ़ना है, चाहे वो आपके अगरिया हो, सहरिया हो, भारिया हो, ठीक है, किसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, और क्या उनके लिए योजनाएं चलाई जा रही है। फिर अगर हम बात करें, ये तो हो गया हमारा यूनिट 3। यूनिट 4 जो हम बात करें जल एवं आपदा प्रबंधन, वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपका पेयजल जो है आपूर्ति, जल के अशुद्धि के कारण और गुणवत्ता प्रबंधन। तो इसमें जो है वाटर में क्यों पॉल्यूशन हो रहा है, किस चीज की सल्फर की अधिकता हो रही है या किस अलग जो खनिज है उसकी अधिकता हो रही है, उसके लिए और क्वालिटी मैनेजमेंट की यहाँ पर हमको बात करनी है। फिर हम बात करें लैंड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है, भूजल एवं जल संग्रहण, तो हम जो लैंड वाटर यूज करते हैं उसकी बात की जा रही है। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं कौन सी होती है, मैन मेड डिजास्टर,
और जो नेचुरल डिजास्टर है, जैसे कि आपका जो ज्वालामुखी है वो नेचुरल डिजास्टर है, जबकि मैन मेड डिजास्टर में जो है उत्तराखंड की बाढ़ आ जाएगी, केस स्टडी भी हो जाएगा, या भोपाल गैस त्रासदी है, ये मैन मेड डिजास्टर है। फिर उसके बाद आपदा प्रबंधन क्या उदाहरण है, कंसेप्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होते हैं और इसकी विस्तार की संभावनाएं क्या है, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट को कितना ज़्यादा एक्सपांड किया जा सकता है, दैट उसके विशिष्ट खतरे और उनका समन किस प्रकार किया जाएगा, इसको भी हमें देखना है। फिर हम बात करें सामुदायिक योजना यानी कम्युनिटी हेल्थ या प्लानिंग की बात करें तो इसमें जो है आपका संसाधन यानी रिसोर्सेज, मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, उसके अलावा निरोधक और प्रशासनिक उपाय, मतलब कोई भी समस्या है उसको रोकने के लिए हम किस प्रकार योजनाएं बना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सजेशन क्या दे सकते हैं। सुरक्षित निर्माण, ये इस बार का प्रश्न है कि देखो बिल्कुल एज इट इज, आप देखिए सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आया, एज इट इज लिखा हुआ है सुरक्षित निर्माण, यही प्रश्न इस बार के मेंस में पूछा गया है। ठीक है, बच्चे कह रहे बाहर से आए, कहाँ से आए, ये लिखा है। वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा हेतु दक्षता, यानी यहाँ कैपेबिलिटी की बात की गई है कि अगर मान लो कभी अचानक कोई बाढ़ आ गई या कुछ हो गया तो आप कैसे घर बनाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर, ये भी एक संचार के ऊपर भी एक प्रश्न आया है, वो आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं भूगोल की आधुनिक तकनीक, यूनिट 5 है पेपर 1 की, सुदूर संवेदन, ये भी प्रश्न आया हुआ है आपका। ठीक है, सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग की हम बात करते हैं, सिद्धांत इसका प्रिंसिपल क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की गई है, फिर आपका घटक, इसके कंपोनेंट, उपग्रहों के प्रकार, टाइप ऑफ सैटेलाइट्स, सुदूर संवेदन का उपयोग, यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो एज इट इज टॉपिक दिया है, यही मेंस में आया है। फिर है आपका जीआईएस, देखो दोनों प्रश्न आए, जीआईएस भी आया है, जीपीएस भी आया है, तो कहीं अलग से नहीं आया। जीआईएस क्या है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, घटक, इसके कंपोनेंट और यूजेस बताना है हमें। एज इट इज अगर आप एक भी प्रश्न तैयार कर लिया होता बच्चों ने तो बन जाता। जीपीएस क्या होता है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है और इसके यूज क्या है ये बताना है हमें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है हमारा सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में जो पार्ट 1 है दैट इज संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना, यानी इंडियन पॉलिटी की यहाँ पर बात की जा रही है। इसकी यूनिट 1 की हम बात करें तो इसमें है भारतीय संविधान, जिसका निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा और प्रमुख संशोधन। तो इसमें हमें देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा हमारा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, उसके अलावा आपका प्रमुख संशोधन कौन कौन से हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके क्या है अमेंडमेंट्स हैं। फिर हम बात करें वैचारिक तत्व, इसके जो कंसेप्चुअल एलिमेंट्स हैं, जिसमें उद्देशिका है। ठीक है, उद्देशिका जो हम भारत के लोग वाला आपका कंसेप्ट है उसे देख लेना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर फंडामेंटल राइट जो है आपका आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो हम अगर बात करें कि उद्देशिका या मूल अधिकार की, तो ये जो है आपका देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व या डीपीएसपी है। फिर है आपका फंडामेंटल ड्यूटी या डायरेक्टिव जो आपकी बात करें डीपीएसपी, और फिर फंडामेंटल ड्यूटी। संघवाद यानी जो आपका फेडरलिज्म की बात की गई है। केंद्र राज्य संबंध यानी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात है, इससे आने वाली समितियां हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू जो अभी बहुत चर्चा में है, और उसके अलावा न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म की बात की जा रही है। लोक अदालत क्या होता है, और जनहित याचिका यानी पीआईएल, लोकहित याचिका या जनहित याचिका। इससे प्री में भी आता है कि भाई पीएन भगवती जो है इसके जो इन्होंने चालू किया था। फिर हम बात करते हैं यूनिट 2 की, भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आपका आ जाएगा। फिर आएगा यूपीएससी, फिर है एमपीपीएससी और नीति आयोग, इनको हमें डिटेल में देखना है। फिर है भारतीय राजनीति में जाति, देखिए प्री में भी आपको ये पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है। तो भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नृजातीयता, भाषा, लिंग की भूमिका। तो इंडियन पॉलिटिक्स में हम बात करें तो कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, क्लास क्या है, आपका जो एथनिसिटी है, लैंग्वेज है, और उसके अलावा जो लिंग के आधार पर यानी कि आपका मेल फीमेल के आधार पर क्या इसकी भूमिका है। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडियन पॉलिटी, और मतदान का व्यवहार कैसे है, किस प्रकार हमारे यहाँ पर किस चुनाव में वोटिंग होती है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डाल सकता है, ये सारी चीजें। व्यवहार, सिविल सोसाइटी क्या होती है, सिविल सोसाइटी से भी प्रश्न आया है। जन आंदोलन यानी पीपल्स मूवमेंट क्या होते हैं, राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे यानी नेशनल इंटीग्रिटी एंड जो सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड जो मैटर्स हैं उससे भी प्रश्न बनते हैं। फिर हम बात करें यूनिट 3 की, यूनिट 3 जो है ये संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है। इसमें जो है आपका स्थानीय स्वशासन यानी कि जो आपका
हम बात करें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है। फिर जवाबदेही एवं अधिकार यानी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अधिकार या राइट्स की बात की गई है, जिसमें आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम यानी कि आपका कंज्यूमर फोरम, सूचना आयोग, इंफॉर्मेशन कमीशन, महिला आयोग, वुमेन कमीशन, मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो ये प्री का भी टॉपिक है, मेंस का भी टॉपिक है, दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे। लोकतंत्र की विशेषताओं की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भूमिका या भागीदारी, ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीओ क्या है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और एनजीओ क्या होता है, तो आपका हो जाएगा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है आपका एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप या महिला या स्वयं सहायता समूह। मीडिया की भूमिका और समस्याएं क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया तीनों आते हैं। इसके बारे में भी हमें प्रश्न देखेंगे। संभावित प्रश्न और इससे आने वाले जो संभावित उत्तर हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। टॉपर से भी इनके बारे में आपको टॉपर्स की कॉपी और टॉपर्स के विचार भी शेयर किए जाएंगे। फिर आगे हम बात करें भारतीय राजनीतिक विचारक, यूनिट 4 है पेपर सेकंड की, जिसमें कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, बी.आर. अम्बेडकर और दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, इन सभी के विचारों को पढ़ना है। कौन समाजवादी विचारधारा के हैं, कौन जो है कम्युनिस्ट विचारधारा के, गांधीवादी कौन है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, जैसे इस बार आया चौखंबा सिद्धांत क्या है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको देखने को बार बार मिलेंगे। फिर हम यूनिट 5 की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन एवं मैनेजमेंट, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, जिसमें है आपका इसका अर्थ, प्रकृति और महत्व, नेचर, और उसके अलावा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज या सोसाइटीज, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन और लोक प्रशासन में सिद्धांत। बेसिकली ये जो है पब्लिक सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूपीएससी में ऑप्शनल के तौर पर पढ़ा जाता था, लेकिन अब जो है इसको एमपीपीएससी मेंस में शामिल कर लिया गया है। तो इसके भी हमें सिद्धांत वगैरह जो है पढ़ना है। इसके बाद हम बात करें आगे की कहानी क्या होगी, तो आगे की कहानी जो है आपकी अवधारणा या कंसेप्ट की बात करें तो शक्ति, सत्ता, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व एवं प्रत्ययोजन जो है इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें है आपका पावर और उसके अलावा जो इसका पावर को अप्लाई करने वाले अधिकारी हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और डेलीगेशन है, ये सारी चीजें हमें देखना है इसमें। संगठन के सिद्धांत यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, आफ्टर दैट पद सोपान क्या होता है, नियंत्रण का क्षेत्र, आदेश की एकता, लोक प्रबंधन के नवीन आयाम क्या हैं, और परिवर्तन का प्रबंधन और विकास प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, ये जो है अभी लास्ट टाइम जब पटवारी का एग्जाम हुआ था तब भी ये नया सब्जेक्ट ऐड हुआ था, उस टाइम भी हमने पढ़ाया था और वापस इसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हम बात करें अगर सेकंड पेपर के पार्ट बी की, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र, तो इकाई 1 या यूनिट 1 जो है इसकी क्या कहती है, भारत में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र के मुद्दे एवं पहल यानी इनिशिएटिव्स जो है किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, नेशनल इनकम जो है आपको यहाँ पे जैसे कि जीडीपी की गणना, एनएनपी की गणना, ठीक है, एनडीपी की गणना, ये सारे जो टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के हैं वो इसमें देखना है। फिर हम बात करें आरबीआई, तो ये पेपर सेकंड का पार्ट बी है हमारा, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, इसमें आरबीआई और व्यापारिक बैंकों के कार्य, तो इसमें आरबीआई क्या है, कैसे कार्य करता है और किस प्रकार जो है ये लोन देता है। ठीक है, इसमें और भी जो शब्द हैं, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, ये सारे शब्दावलियों को हमें ध्यान से देखना है। फिर हम बात करेंगे वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, मौद्रिक नीति या फिर आपका मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती हैं, अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं क्या है, टैक्सेशन जो होता है, बेस्ट टैक्सेशन, उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, सब्सिडी क्या होती है, नगद लेन देन क्या है, राजकोषीय नीति क्या है, यानी आपका जो है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडी के टाइप्स। उसके अलावा हम बात करें कि जो आपकी ये होती है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी होती है, ठीक है, और ये हो गई आपकी राजकोषीय नीति। ठीक है, फिर आगे आ जाए लोक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस। ठीक है, जो राशन की दुकानों पर राशन मिलता है वो, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, जो करंट या प्रेजेंट हमारी जो घटनाएं हैं और उनके सामने चैलेंजेस हैं इंडियन इकोनॉमी के, उनको हमें यहाँ पर देखना है। गरीबी, बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय असंतुलन, यहाँ पर जो है हमें गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन में क्या देखना है,
गरीबी के प्रकार, टाइप ऑफ जो पुअर लोग होते हैं या पुअरिटी होती है उसका क्या है, गरीबी के प्रकार देखना है, गरीबी के कारण देखना है, गरीबी को दूर करने के उपाय बताना है। उसी प्रकार बेरोजगारी, बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, ठीक है, बेरोजगारी के प्रकार बताना है और उसके अलावा किस प्रकार हम इसे दूर कर सकते हैं, क्षेत्रीय असंतुलन, किस प्रकार बेरोजगारी और माइग्रेशन से जो है रीजनल इम्बैलेंस हो जाता है उसके बारे में भी हमें बताना है। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो है क्लास 12 और 11 की एनसीईआरटी में भी दी हुई हैं, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल स्केल पर है, हमें इसे लार्ज स्केल पर पढ़ने की आवश्यकता है। फिर हम बात करें भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन, यानी इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल लेवल। फिर उसके बाद विदेशी पूंजी की भूमिका, व्हाट इज द रोल ऑफ फॉरेन मनी। फिर उसके बाद है फॉरेन कैपिटल, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी मल्टीनेशनल कंपनियां, एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आयात निर्यात नीति, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, फिर आसियान, सार्क, नाफ्टा, ये जो क्षेत्रीय संगठन है इनके बारे में भी हमें विशेष तौर पर देखना है, ठीक है, नाफ्टा और ओपेक। फिर आगे आ जाए मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में अगर हम बात करें, यही सारी चीजें जो है यूनिट सेकंड में एमपी के संदर्भ में मध्य प्रदेश की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। बेसिकली प्रमुख फसलें, कृषि जोत क्षेत्र, फसल प्रतिरूप, फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, यानी यहाँ पर आपको फिजिकल और एनवायरमेंटल जो इफेक्ट है या इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा और इसे बताना है। बीज एवं खाद की गुणवत्ता, आपूर्ति से संबंधित मुद्दे, कृषि के तरीके, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली, पशुपालन से रिलेटेड मुद्दे और समस्याएं, कि भाई डेयरी पालन उद्योग में क्या समस्या है, मछली पालन में क्या है, मुर्गी पालन में क्या है, उससे रिलेटेड स्कीम्स और परियोजनाएं। फिर परिवहन, भंडारण, विपणन से संबंधित समस्याएं और चुनौतियां हैं, ठीक है। फिर हम बात करें कृषि की कल्याणकारी योजनाएं, तो जो वेलफेयर स्कीम्स है किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसके बारे में जानकारी लेना है। सेवा क्षेत्र के योगदान की बात करें, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर, ये देखना है हमें। फिर हम बात करेंगे आधारभूत ढांचा और संसाधन क्या है मध्य प्रदेश में, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और उसके लिए क्या काम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की डेमोग्राफी कैसी है, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है जनसंख्या का। औद्योगिक क्षेत्र क्या है मध्य प्रदेश के, इसकी समृद्धि, प्रवृत्तियां और चुनौतियां क्या क्या हैं, इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी है। फिर हम बात करें कुशल मानव संसाधन क्या होता है, इसकी उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन और उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन, यानी किस प्रकार हम जो है रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं, इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी है, ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारा यूनिट 3 है वो क्या कहती है, मानव संसाधन विकास यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा जिसमें आपका कक्षा 1 से लेकर 5 तक की शिक्षा है, उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं चिकित्सकीय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता और बालिकाओं की शिक्षा जो है इसके अंतर्गत आती है, ठीक है, जिसमें आपका कमर्शियल या कॉमर्स जो एजुकेशन है, मेडिकल है, टेक्निकल है, इसकी सारी बात की जा रही है। निम्न वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे और उनके कल्याणकारी कार्यक्रम, जिसमें निशक्त वर्ग यानी कि आपका जो विकलांग है, वृद्धजन है, बालक है, महिला, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग। तो ये जो भी परियोजना या वर्ग हैं इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स या स्कीम्स की यहाँ पर बात की जा रही है। फिर हम बात करें यूनिट 4 में, जिसमें सामाजिक समरसता के घटक हैं, जो सोशल आपका वेलफेयर की बात कर रहे हैं, भाईचारे की, उसमें सभ्यता संस्कृति की अवधारणा देखना है, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। फिर उसमें संस्कार, तो यहाँ पर आपको जो 16 संस्कार है वो भी हो सकते हैं और उसके अलावा अन्य भी हमें पढ़ना है। फिर हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था क्या थी, वर्ण सिस्टम। तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है, उन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, या वर्ण व्यवस्था क्या थी, कर्म पर आधारित कब थी, जन्म पर आधारित कब थी, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक। फिर हम बात करें आश्रम कितने हैं, तो आश्रम कितने प्रकार के बताए गए हैं, तो 4 आश्रम बताए गए हैं। पुरुषार्थ की बात की गई है, चतुष्टय क्या है, धर्म व मत पंथों का समाज पर प्रभाव क्या है, और विवाह की पद्धतियां कितनी हैं। तो विवाह की पद्धतियां जो है, जैसे कि अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में 2 प्रकार के विवाह थे, अनुलोम और प्रतिलोम। फिर उत्तर वैदिक काल में जो है विवाह की पद्धतियां 8 प्रकार के विवाह होंगे, 4 अच्छे और 4 बुरे। तो ये भी जो है आपको सिलेबस में मेंशन है। फिर उसके बाद मत पंथों का समाज पर क्या प्रभाव है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर आपका प्रसार शिक्षा, ये भी इस बार का प्रश्न है।
ठीक है। फिर है आपका पंचायती राज सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, पंचायती राज सिस्टम और कम्युनिटी डेवलपमेंट में एनजीओ की भूमिका, रोल ऑफ एनजीओ इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। फिर है स्व सेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास में नवीन प्रवृत्तियां और कुटुंब न्यायालय की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं। फिर यूनिट 5 की हम बात करें, जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम और जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, मान्यताएं, विवाह, नातेदारी, धार्मिक विश्वास, परंपरा और जनजातियों में प्रचलित पर्व व परंपराएं। तो बेसिकली जनजातियों को बहुत डिटेल में देखना है। फिर हम बात करें महिला शिक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु के आंकड़े, कुपोषण के कारण और प्रभाव, पूरक पोषण क्या है, शासकीय कार्यक्रम क्या है, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल प्रतिरक्षण, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों के उपचार और उनसे उनके रोकथाम के क्या कारण है। ठीक है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की बात हो रही है। फिर है आपका WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी अगर हम बात करें, क्या कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसमें इसके उद्देश्य, संरचना, कार्य एवं कार्यक्रम की बात की गई है। अब आ जाते हैं पेपर थर्ड पर। पेपर थर्ड हमारा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में जो है हमारा यूनिट 1 है, इसमें कार्य, बल, ऊर्जा, जो बेसिक फिजिक्स है उसकी बात की गई है। ठीक है, वर्क फोर्स एंड एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण, वायुमंडलीय दबाव, कार्य, इकाइयां, माप, दैनिक जीवन के उदाहरण। फिर हम बात करते हैं गति, वेग, त्वरण क्या है, ध्वनि की परिभाषा, उसके प्रसार का माध्यम, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियां, शोर क्या है, संगीत क्या है, ध्वनि संबंधित शब्दावली, आयाम, तरंग, लंबाई, कंपन और इसकी आवृत्ति। तो ये बहुत ही बेसिक फिजिक्स है। उसके बाद है आपका विद्युत में विद्युत के प्रकार, विभिन्न प्रकार के सेल, परिपथ, चुंबकों की बात करें तो चुंबक के गुण, कृत्रिम चुंबक का निर्माण कैसे होता है और उपयोग। फिर हम बात करें प्रकाश क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस, प्रतिबिंब और उसका निर्माण। फिर हम बात करें ऊष्मा की, यानी ऊष्मा में आपका क्या हो जाएगा, ताप का मापन, थर्मामीटर, ऊष्मा का रूपांतरण। ठीक, हीट में बात कर रहे हैं। फिर यूनिट सेकंड जिसमें है आपका तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। फिर है आपका परिभाषा, उसके रासायनिक प्रतीक, गुण और पृथ्वी पर उपलब्धता। फिर हम बात करें पदार्थ, धातुएं और अधातुएं, आवर्त सारणी एवं आवर्तता, परमाणु संरचना, परमाणु क्या है, परमाणु संरचना क्या है, उसकी संयोजकता क्या है, उसके बॉन्ड क्या है, परमाणु संलयन और परमाणु विखंडन क्या है। ठीक है, इससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कौन सी है, ये सारी चीजें देखेंगे। अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है, यानी आपका एसिड बेस हो जाएगा। फिर उसके बाद पीएच वैल्यू कैसे निकाली जाती है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, दैनिक जीवन में केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये सारे जो टॉपिक्स हैं हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखना है। तो फर्स्ट यूनिट में फिजिक्स है, सेकंड में केमिस्ट्री है, थर्ड जो है आपका सूक्ष्मजीव एवं जैविक कृषि है, यानी आपका जो यहाँ पर बात करें कि ये आपका बायोलॉजी से रिलेटेड रहेगा, जिसमें कोशिका संरचना यानी सेल स्ट्रक्चर है, उसके कार्य, जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण, यानी जैसे कि जूलॉजी और आपका जो बॉटनी है उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, पौधों, पशुओं एवं मनुष्यों में पोषण, संतुलित आहार, विटामिन, हीनता जन्य रोग, हार्मोन और मानव शरीर के अंग संरचना एवं कार्यप्रणाली। इसमें बेसिकली जो है बायोलॉजी या ह्यूमन बायोलॉजी पर जो है ज़्यादा फोकस है। जीवों में श्वसन कैसे होता है, पशुओं और पौधों में परिसंचरण, परिवहन और ट्रांसपोर्टेशन, पशुओं और पौधों में प्रजनन। ठीक है, फिर है आपका स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं उससे संबंधित बीमारियां और उनके उपचार। फिर है आपका इकाई 4 या यूनिट 4 साइंस एंड टेक पेपर में कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं एवं कंप्यूटर की पीढ़ियां। फिर है मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग एटसेट्रा। फिर हम बात करें कि कंप्यूटर की भाषाएं कौन कौन सी हैं, कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसलेटर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है और असेंबलर क्या है ना। कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर है। फिर इंटरनेट और ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, बेसिक या विभिन्न उपयोगी पोर्टल और साइट, वेबसाइट्स। तो ये जो है आपका टेक वाला पोर्शन हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर है आपका यूनिट 5। यूनिट 5 में है संख्याएं, प्रकार, इकाई मापन की विधियां, समीकरण, गुणनखंड, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात। बेसिकली इससे 2 से 3 प्रश्न जो है मैथमेटिक्स के या बेसिक मैथमेटिक्स के आते हैं मेंस के पेपर थर्ड में। फिर है आपका सबसे ज्यादा सांख्यिकी में प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें आपका मीन, मीडियन, मोड या माध्य माध्यिका बहुलक से जो है एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। विचरणशीलता की माप जो है आपका मेजरमेंट आता है, इसमें मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी। फिर है प्रादर्श के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉडल।
फिर आ जाता है हमारा यूनिट 6 जिसमें संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम यानी कम्युनिकेबल डिसीज और उनकी जो रोकथाम है उस पर प्रश्न है। फिर है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, फिर है आयुष, ठीक है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और हस्त, ये दिया हुआ है, ठीक है, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, है ना। तो चिकित्सा पद्धतियों की प्रारंभिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। फिर है आपका केंद्र राज्य की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं और केंद्र राज्य शासन के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन कौन कौन से हैं इसके बारे में। फिर हम चर्चा करें यूनिट 7 की, तो मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी और प्रौद्योगिकी की सीमाएं। उसके बाद है आपका रिमोट सेंसिंग का इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग, इस बार का प्रश्न भी था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, RRCAT जो इंदौर में है, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा और DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, TIFR भी आया है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। फिर है हमारा राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति, फिर है आपका तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र बेंगलुरु, फिर है आपका अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क IDSN बेंगलुरु, इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर बेंगलुरु, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान तिरुवनंतपुरम, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र देहरादून। उक्त संस्थानों की सामान्य जानकारी और यही मेंस में सीधे सीधे पूछी जाती है। फिर हम बात करें भू स्तर उपग्रह जो है आपका जियो सैटेलाइट की बात हो रही है, प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ सैटेलाइट जो उसको वो करते हैं, प्रक्षेपण यान होते हैं। जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि बीटी वैगन, बीटी जो आपका शब्द आया था वो बायोटेक्नोलॉजी से ही संबंधित है। फिर हम बात करें क्लोन क्या होते हैं, रोबोट्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये बहुत चर्चा में है अभी। फिर हम बात करें बौद्धिक संपदा अधिकार के अधिकार एवं पेटेंट, जिसमें आपका जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या IPR की बात हो रही है, जिसके लिए हमें ट्रिप्स और ट्रिम्स के बारे में देखना है। फिर है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीयों का योगदान, जिसमें CV रमन या चंद्रशेखर वेंकटरमन, हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बसु, होमी जहांगीर भाभा, M विश्वेश्वरैया, श्रीनिवास रामानुजन, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, सत्येंद्र नाथ बोस, राजा रमन्ना, इनको जो है और प्रफुल्ल चंद्र राय, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें जानकारी लेनी है। विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से हैं, किस किस को मिलते हैं, नोबेल पुरस्कारों में इनकी क्या भूमिका है, ये सारी चीज। यूनिट 8 की अगर हम बात करें, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। पेपर थर्ड जो है आपका पार्ट A और B में ना होकर 1 से लेकर 10 यूनिट तक होता है। यूनिट 8 में आपका कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, उनका अर्थ, परिभाषा, उदाहरण और अंतर। ऊर्जा दक्षता क्या होती है, ऊर्जा प्रबंधन यानी एनर्जी कैपेसिटी, उसका मैनेजमेंट और संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा क्रय, उत्पादन योजना और नियंत्रण, रखरखाव आदि जो है ऊर्जा टॉपिक को पूरा पढ़ना है डिटेल में। फिर ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां क्या हैं, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या हैं, वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएं भी हमें इसके अंतर्गत देखना है। फिर हम बात करें कि इसमें आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास एनर्जी और जैव ईंधन ऊर्जा जो है ये इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें देखना चाहिए। फिर है यूनिट 9 पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र एवं आयाम, जिसमें भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र आ जाते हैं। भारत के संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा, आधुनिक विश्व में पर्यावरण का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। फिर हम बात करें मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव क्या होता है, पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण और उसके परिवर्तन से रिलेटेड समस्याएं, चुनौतियां, क्षरण के कारण और प्रभाव। पर्यावरण शिक्षा की बात करें तो सार्वजनिक जन जागरूकता के कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा, उसका स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंध। इसमें जो है हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले जैसे रियो अर्थ समिट जो है, हाथी परियोजना है, इस प्रकार के, या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत ने कब लाया, इस प्रकार की परियोजनाओं और योजनाओं को भी देखना है। फिर आपका पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान, वही जो एक्ट आपको बताया, पर्यावरण संरक्षण नीतियां और नियामक ढांचा, ये हमें देखना है डिटेल में। फिर आते हैं यूनिट 10 पर भूगर्भशास्त्र, उसका परिभाषा और महत्व, पृथ्वी, भूपर्पटी यानी जो आपका अर्थ का वो है,
ठीक है। उसमें मेंटल, कोर और स्थल मंडल, जल मंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति, आयु, भूवैज्ञानिक समय सारणी, शैल, चट्टान, परिभाषा, प्रकार, जैसे शैल के प्रकार हैं आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, खनिज, अयस्क, जीवाश्म, जो अपक्षय होता है आपका, अपरदन, ठीक है, इरोजन, मृदा निर्माण, भूमिगत जल, प्राकृतिक कोयला क्षेत्र, प्राकृतिक तेल एवं गैस। तो ये कुछ जो टॉपिक्स हैं ये दिए गए हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी इसमें कवर होते हैं। चतुर्थ पेपर की हम बात करें तो पेपर 4 है आपका एथिक्स का, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन, जिसमें हमें कुछ दार्शनिकों को पढ़ना है जैसे कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर। तो भाई इसमें हमें ये पता है कि सुकरात का शिष्य जो है प्लेटो है, प्लेटो का अरस्तु है, अरस्तु का सिकंदर है। महावीर बुद्धिज्म में आ जाएंगे, जैनिज्म, बुद्धिज्म, आचार्य शंकर, चारवाक को पढ़ना है, गुरु नानक देव, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और महर्षि अरविंद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके अलावा हम बात करें मनोवृत्ति की तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड जो है आपका, इसमें विषय वस्तु, तत्व, प्रकार्य, मनोवृत्ति क्या होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, परिवर्तन कैसे, प्रबोधक संप्रेषण क्या होता है, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमें इसमें देखना है और भारत के संदर्भ में देखना है। रूढ़िवादिता क्या होती है, ठीक है, फिर अभिक्षमता क्या होता है, कैपेबिलिटी की बात करें, लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं क्या होती है, बेसिक जो आपकी डिमांड है, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, असमर्थकवादी, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण कैसे चाहिए, जब आप भविष्य के अधिकारी बने तो आप में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, फिर आपका समानुभूति, सहिष्णुता, कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना, करुणा, है ना। फिर उसके बाद हम आ जाए सांवेगिक बुद्धि, यानी कि आपका जो है यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका कंसेप्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन या शासन में इसकी भूमिका या उपयोगिता और इसके अनुप्रयोग आपको बताना है। इमोशनल यानी कब आपको इमोशनल होना है और कब नहीं होना है, किन स्थितियों में जो है अपने पद का सदुपयोग और दुरुपयोग आप कर सकते हैं, तो सदुपयोग करना है, दुरुपयोग से बचना है। फिर हम बात करें व्यक्तिगत भिन्नताएं और यूनिट 3 की हम बात करें तो इसमें मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की बात की है। लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य, जिसके अंतर्गत सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा, नैतिक मार्गदर्शन, अंतरात्मा, लोक सेवा के हेतु जो आचरण संहिता है और शासन में उच्च मूल्यों का पालन, ये सारी चीजें आपको देखनी है। फिर हम बात करें यूनिट 4 में है आपका स्पेशल टॉपिक दिया भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ करप्शन। उसके बाद हम बात करें तो भ्रष्टाचार का प्रभाव, भ्रष्टाचार को कम करने के उपाय, समाज, सूचना तंत्र, परिवार, विशन ब्लोअर क्या होता है, उसकी भूमिका क्या है। फिर भ्रष्टाचार पर यूनाइटेड नेशन की घोषणा क्या है, भ्रष्टाचार का मापन किस प्रकार किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है संस्था, लोकपाल और लोकायुक्त के क्या कार्य होते हैं, ये सारी चीजें। केस स्टडीज आती है इसी में पाठ्यक्रम में जो संबंधित है, इस टॉपिक्स पर रिलेटेड कोई भी केस स्टडी जो है वो बनाई जा सकती है। फिर यही पेपर जो है आपका इंग्लिश में सिलेबस मेंशन है, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी और आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में तिरुपति क्लासेस। अब हम बात कर रहे थे पेपर 5 की, तो पेपर 5 सभी के लिए कॉमन है। पेपर 5 में जो है आपका 200 अंक का है। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है आपका क्या आएगा, इसमें जो है 25 नंबर का आपका अलंकार, अनुवाद और उसके अलावा आपका क्या आएगा, अनुवाद हो गया। लघुत्तरीय प्रश्न में आपका आएगा अलंकार, लघुत्तरीय प्रश्न, फिर अलंकार, फिर अनुवाद आएंगे। तो ये टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ये क्लासिफाइड आपका हो जाता है। फिर उसके बाद डिटेलिंग में आ जाए तो इसमें ही आपका प्रारंभिक व्याकरण आएगी, प्रशासनिक शब्दावली, मुहावरे, कहावतें, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, मानक शब्दावली, अपठित गद्यांश, पल्लवन, रेखांकन और आदि चीजें आएंगी, संक्षेपण, गद्यांश आदि। फिर हम बात कर लें हिंदी, जो लास्ट पेपर है हमारा हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन का, तो इसमें 1000 शब्दों में आपको इन कुछ टॉपिक्स में से जो है पढ़ना है, जैसे कि एनवायरनमेंट, साइंस, धर्म, अध्यात्म, शिक्षा, गुणवत्ता, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, मतलब ये सारे टॉपिक्स इसमें जो है कवर कर दिए गए हैं। सेकंड निबंध आपको करंट अफेयर पर लिखना है 500 शब्दों में, जो आपका 25 नंबर का रहेगा। प्रारूप लेखन जो है शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र यानी सर्कुलर, प्रपत्र, विज्ञापन, ये सारे जो हैं आयोग की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगे और कोई भी शासकीय आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। आदेश, प्रश्नांकन, अनुस्मारक, स्मरण पत्र, प्रतिवेदन, रिपोर्ट राइटिंग,
अधिसूचना, टिप्पण लेखन आदि। 250 शब्द में लिखना है और कोई 2 लिखना है, ठीक। फिर उसके बाद हम बात करें अगर, तो इस प्रकार जो है आपका सिलेबस समाप्त होता है। और इसी सिलेबस के बाद हम बात करें कि हम आगे क्या क्या चालू करने वाले हैं, तो एमपीपीएससी के जो प्रीवियस पेपर हो चुके हैं उनको हम यही क्लास में सॉल्व करेंगे। उसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर्स के अलावा एमपीपीएससी जो अन्य एग्जाम लेता है, वो चाहे एडीपीओ हो या स्पोर्ट्स ऑफिसर का पेपर हो या अन्य जो पेपर पिछले कुछ वर्षों में एमपीपीएससी ने लिए हैं, उनसे सीधे सीधे प्रश्न जो हैं अगले पेपर में आने की संभावना रहती है और आते भी हैं, ठीक है। तो वो उन प्रश्नों को हम पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है अगले प्रीलिम्स के लिए हमारे YouTube चैनल पर आपको कई सारे सब्जेक्ट की निःशुल्क क्लासेस प्राप्त होंगी। तो आज ही ज्वाइन करें तिरुपति IAS भोपाल का YouTube चैनल, और टेलीग्राम पर भी आप जो है इसे सर्च कर सकते हैं। इसके लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप जो पेड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि अभी हम बहुत सारी चीज़ें जो है आपको निःशुल्क भी डालेंगे, ठीक है। इस नंबर पर कॉल कर आप अधिक जानकारी एमपीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड ले सकते हैं। और आप सर्च कर सकते हैं तिरुपति IAS भोपाल, ठीक है, तिरुपति IAS भोपाल। तो आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा बेहतरीन टीम के साथ। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।